नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फुल मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट है ये राजस्थान सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस मॉक टेस्ट से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉक टेस्ट से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से हड़प्पा कालीन जुटे हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या बागोर से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में सिवी जनपद की राजधानी के रूप में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? विराटनगर का, मध्यमी का, अहिछत्रपुर या नागर का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यमिका का। प्राचीन राजस्थान में सिव जनपद की राजधानी ये मध्यमिका थी, यानी कि सिव जनपद का महत्वपूर्ण केंद्र है ये मध्यमिका था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? चित्तौड़ को, नागदा, उदयपुर या आहड़ को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागदा को। गुहिल वंश की प्रारंभिक सत्ता का प्रमुख केंद्र नागदा को माना जाता है। बाद में मेवाड़ की राजनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है ये चित्तौड़ बना था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। उन्होंने केवल सैन्य कार्य किए, वे संगीत और साहित्य के भी विद्वान थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने जयपुर की स्थापना की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे संगीत और साहित्य के भी विद्वान थे। यानी महाराणा कुंभा है ये संगीत और साहित्य के विद्वान थे। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज की रचना की गई थी, जो कि महाराणा कुंभा की प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध किस सैन्य तकनीक का प्रभावी प्रयोग किया? केवल हाथी सेना था, तोपखाना ए तुलुगमा का, नौसैनिक युद्ध या गुरिल्ला युद्ध? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोपखाना ए तुलुगमा का। खानवा का युद्ध है ये 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध है तोपखाना ए तुलुगमा सैन्य तकनीक का प्रभावी प्रयोग किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? शैव से, वैष्णव, जैन या बौद्ध? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन। चित्तौड़गढ़ में एक तो कीर्ति स्तंभ है और एक विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ है ये जैन धर्म से संबंधित है, जबकि विजय स्तंभ है ये महाराणा कुंभा से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में रणकपुर प्रशस्ति किस वंश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? चौहान, गुहिल या सिसोदिया, कछुआ या राठौड़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुहिल या सिसोदिया। रणकपुर प्रशस्ति मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश के इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के दौरान अहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, गोविंद गुरु ने, अर्जुनलाल सेठी ने या केसरी सिंह बारट ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर कुशाल सिंह ने राजस्थान में 1857 के विद्रोह के दौरान
अहुआ के विद्रोह का नेतृत्व है कि ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया गया था। ये यहाँ के क्या थे? शासक थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में किसानों की प्रमुख शिकायतों में निम्न में से कौन सा शामिल था? केवल शिक्षा कर, अत्यधिक लाग बाग एवं बेकार, केवल नमक कर या केवल वन कर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक लाग बाग एवं बेकार। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण था किसानों पर अत्यधिक लाग बाग एवं बेकार, यानी कि किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया था, जिसके कारण बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसानों के द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ आंदोलन का मुख्य सामाजिक आधार कौन था? मीणा, भील, सहरिया या गरासिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील। गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज विशेषकर भील जनजाति में सामाजिक सुधार और जागृति के लिए मानगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बोराट का पठार मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर राजसमंद के बीच, बीकानेर या भरतपुर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर राजसमंद के बीच। बोराट का पठार है ये राजस्थान के दक्षिणी अरावली क्षेत्र में स्थित है, विशेषकर गोकुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद की पहाड़ियों के बीच ही स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती है? इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्षा की मात्रा सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती है? किस दिशा में बढ़ती है ये पूछा गया है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर या दक्षिण से पश्चिम की ओर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा है ये सामान्यतः बढ़ती है, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जबकि झालावाड़, बारां, बूंदी इन जिलों में वर्षा है ये अधिक होती है। अगर आपको ये पूछा जाए कि वर्षा की मात्रा सामान्यतः किस दिशा में कम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मुख्य कारण क्या है? मानसूनी हवाओं का प्रभाव और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अपोहा तंत्र से संबंधित है? बनास, चंबल, माही या काली सिंध? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही। माही नदी राजस्थान से होकर बहती है और आगे जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसलिए यह अरब सागर अपोहा तंत्र का भाग है। जबकि बनास, चंबल और काली सिंध ये अपना जल है ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है, इसलिए ये तीनों नदी है ये बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र का भाग है। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा, बारां या झालावाड़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी जिले में। राजस्थान का प्रसिद्ध भीमलत जलप्रपात है ये बूंदी जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होलसोनाइट का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? सिरोही से, उदयपुर, नागौर या जयपुर से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरोही जिले से। राजस्थान में होलसोनाइट का उत्पादन सर्वाधिक है ये सिरोही जिले में होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बजा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बनास नदी पर, माही, चंबल या लूनी नदी पर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी पर। बजा सागर परियोजना है ये दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे बांसवाड़ा जिले को
पीने का और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है और इसका निर्माण है ये माही नदी पर किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अत्यधिक शुष्क पश्चिमी भाग में निम्न में से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति प्रमुख है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, पर्वतीय शंकुधारी या मैंग्रोव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। क्यों पाई जाती है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा है ये बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो कम पानी में भी जीवित रह सके, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लाल एवं पीली मिट्टी मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थल, घग्गर मैदान या शेखावाटी क्षेत्र में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान की लाल व पीली मिट्टी है ये मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें लोह तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के निर्माण की प्रक्रिया में मत्स्य संघ का विलय किस बड़े संघ में हुआ? राजस्थान संघ में, ब्रत राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में या सिरोही संघ में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रत राजस्थान में। ब्रत राजस्थान का गठन है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था, जबकि इसमें मत्स्य संघ का विलय है ये 15 मई 1949 को किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? विधान परिषद में, विधानसभा में, उच्च न्यायालय में, राज्यपाल सचिवालय में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा में। धन विधेयक है वैसे तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जब बात राज्य स्तर की हो तो ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यतः किन संस्थाओं के चुनाव कराता है? लोकसभा के, राज्यसभा, पंचायती राज एवं नगर निकाय या विधानसभा के? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज एवं नगर निकाय की। राज्य निर्वाचन आयोग का काम राज्य के स्थानीय निकाय का चुनाव कराना है, जैसे कि पंचायती राज और नगर निकाय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को मुख्यतः किस पशु की रक्षा से जोड़ा जाता है? गाय, ऊंट, घोड़ा या भेड़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंट। राजस्थान के लोक देवता है पाबूजी, इनको ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? देशनोक, ओसिया, सालासर या खाटूल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशनोक में। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है ये देशनोक, बीकानेर में स्थित है। करणी माता को चूहों वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में हजारों चूहों देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मांडकान शैली का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? पधारो हमारे देश, केसरिया बालम, घूमर या मोरनी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरिया बालम। मांड है ये राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। इसका जो प्रसिद्ध गीत है ये केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला में कठपुतलियों को चलाने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? धातु की छड़ का, धागे का, बांस की छड़ का या चमड़े की पट्टी का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धागे का। राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला में कठपुतलियों को चलाने के लिए धागे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध कुंदन कला मुख्यतः किससे संबंधित है? लकड़ी पर नक्काशी, रत्नों को जड़ने की आभूषण कला, मिट्टी के बर्तन या वस्त्र छपाई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्नों को जड़ने की आभूषण कला। कुंदन कला है, इसके अंदर रत्नों को आभूषणों पर जड़ा जाता है और कुंदन कला का मुख्य केंद्र है ये जयपुर जिला है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य में डिंगल भाषा शैली का संबंध मुख्यतः किस प्रकार के साहित्य से रहा है? वीर एवं प्रशस्ति साहित्य, केवल हास्य साहित्य, केवल धार्मिक वचन या वैज्ञानिक साहित्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर एवं प्रशस्ति साहित्य। राजस्थानी साहित्य है, इसमें दो प्रकार की भाषा शैली रही है, एक तो रही है डिंगल और एक रही है पिंगल। डिंगल का संबंध वीर काव्य से है, जबकि पिंगल का संबंध है कि ब्रज प्रभावित काव्य से है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जयानक किस शासक के दरबार से जुड़े थे? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा या विग्रहराज चतुर्थ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। जयानक है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नतमल जी की हवेली राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या मंडावा में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में। नतमल जी की हवेली है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। नतमल जी की हवेली के अलावा पटवों की हवेली भी जैसलमेर जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चांदबावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? आभानेरी, दौसा, ओसिया या मेड़ता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभानेरी में। चांदबावड़ी है ये आभानेरी में स्थित है। चांदबावड़ी की खास विशेषता यह है कि इसमें विशाल सीढ़ीनुमा संरचना मिली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? अलवर में, सवाई माधोपुर में, करौली में या बूंदी में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर में। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये अलवर जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ताल छपर अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए, काला हिरण, बाघ या मगरमच्छ? तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला हिरण के लिए। राजस्थान में ताल छपर अभ्यारण्य है ये चूरू जिले में स्थित है और ये काला हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नागौरी नस्ल मुख्यतः किस पशु से संबंधित है? भैंस से, गाय या बैल से, ऊंट से या भेड़ से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय या बैल से। नागौरी नस्ल है ये विशेष रूप से मजबूत और कार्यशील बैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में नमक उत्पादन मुख्यतः किस प्रकार के जल स्रोत से संबंधित है? हिमनदीय जल से, अंतर्देशीय खारे जल से, समुद्री जवार से या नदीमुख जल से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्देशीय खारे जल से। सांबर झील में नमक उत्पादन है ये मुख्य रूप से अंतर्देशीय खारे जल से किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
वालर नृत्य मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित माना जाता है? गरासिया, सहरिया, भील या मीणा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरासिया। वालर नृत्य यह मुख्य रूप से गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के देसी राजाओं में प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजाओं की शक्ति घटाना, जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाना, अंग्रेजों को सैन्य सहायता नहीं देना, आर्थिक अधिकार दिलाना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाना राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का बनेश्वर मेला मुख्यतः किस क्षेत्र की जनजाति संस्कृति से जुड़ा है? वागड़, शेखावाटी, मारवाड़ या मेवात? तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वागड़। जनजाति संस्कृति से जुड़ा है बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में आयोजित किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर, अजमेर या उदयपुर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। अल्बर्ट हॉल है ये जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें किया क्या गया है, पहले 5 है तो 5 को क्या किया है, 2 से गुणा किया है, फिर इसमें +1 किया है तो क्या आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 11 को पहले 2 से गुणा किया है, फिर 1 प्लस किया है तो क्या आएगा, 23 आएगा। उसी प्रकार हमें 95 को पहले 2 से गुणा करना है, फिर उसमें +1 करना है तो क्या आ जाएगा, इसमें तो आएगा 191। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पूछा है कि बाएं 8वें अक्षर से दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके 2 तरीके हैं करने के। पहला तो आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, जैसे कि ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब आप इनको गिन लो। बाएं से 8वें यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एच के दाएं 13वां अक्षर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यू होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, यू होगा। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, 8 और 13 को दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 21, और 21वें नंबर पर कौन सा होता है, यू होता है। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि मैंगो को OCPIQ लिखा जाता है तो एप्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैंगो को किस प्रकार लिखा है, मैंगो को लिखा है OCPIQ। एम में +2 किया गया है तो ये क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए में +2 करने पर सी बनेगा, एन में +2 करने पर पी बनेगा, और जी में +2 करने पर आई बनेगा, और ओ में +2 करने पर क्यू बनेगा। ठीक इसी प्रकार एप्पल को जब हम ए को +2 करते हैं तो सी बनेगा, बी को +2 करते हैं तो आर, पी को 2 प्लस करेंगे आर, एल को 2 प्लस करेंगे एन, और ई को 2 प्लस करेंगे जी, ये बनेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राज ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। उसकी माँ यानी कि महिला की माँ है, वो राज के पिता की पत्नी की बेटी है, यानी कि उसकी माँ राज की क्या हुई, बहन होगी। बहन की बेटी क्या लगती है, तो भतीजी लगती है। उस महिला का राज से क्या संबंध है, वो उसकी भतीजी होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 मीटर पूर्व जाता है, फिर 6 मीटर उत्तर, फिर 8 मीटर पश्चिम और
अंत में 10 मीटर दक्षिण जाता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो एक व्यक्ति है, ये 8 मीटर सबसे पहले पूर्व जाता है, उसके बाद उत्तर में 6 मीटर जाता है, फिर पश्चिम में 8 मीटर जाता है और फिर अंत में 10 मीटर ये दक्षिण में जाता है। तो पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो ये किस दिशा में होगा, तो ये होगा दक्षिण दिशा में होगा और कितनी दूरी पर होगा, तो 4 मीटर। 6 मीटर ये, 6 मीटर कट जाएंगे, 8 मीटर से 8 मीटर ये कट जाएंगे, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4 मीटर। 4 मीटर दक्षिण दिशा में है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी है ए के ठीक दाईं ओर है, बी कहाँ पे है, ए के ठीक दाईं ओर है। सी है, ये बी के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति है। सी है, ये बी के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति है। डी है, ए के बाईं ओर बैठा है। डी कहाँ पर बैठा है, ए के बाईं ओर बैठा है। और ई है, ये सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। तो पूछा ये गया है कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखे हैं कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तो ये क्या है, पुस्तकें हैं। तो इसने कहा है कुछ पुस्तकें क्या है, पत्रिकाएं। ये क्या है, पत्रिकाएं। दूसरा कथन है सभी पत्रिकाएं मुद्रित सामग्री है, यानी कि सभी पत्रिकाएं हैं ये क्या है, मुद्रित सामग्री हैं। निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, कुछ पुस्तकें मुद्रित सामग्री हैं। तो कुछ पुस्तकें हैं ये मुद्रित सामग्री है, ये कथन बिल्कुल सही है। सभी मुद्रित सामग्री पत्रिकाएं हैं, तो सभी जो मुद्रित सामग्री है ये क्या है, पत्रिकाएं नहीं। इसमें क्या आएगा, पुस्तकें भी आएंगी, पुस्तकें भी आएंगी और पत्रिकाएं भी आएंगी। सभी पत्रिकाएं नहीं है, इसके साथ पुस्तकें भी हैं, तो ये क्या है, गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पी का स्थान ऊपर से 18वां और नीचे से 27वां है, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम ऊपर से स्थान और नीचे के स्थान को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ऊपर से कौन सा स्थान है, तो 18वां है। नीचे से कौन सा है, नीचे से है 27वां और -1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 44। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटा कोण कितना होगा। हमें छोटा कोण पूछा है 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच। तो देखो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री, यानी कि मिनट की सुई के बीच 6 डिग्री का कोण होता है। जबकि 1 घंटे में कितना होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। यानी कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। हमें 20 मिनट दे रखा है, तो हम कर देंगे 20 से गुना, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और घंटा दे रखे हैं हमें 7, तो इसको 7 से गुना कर देंगे तो 210 डिग्री। अब देखो मिनट की सुई है, ये 20 मिनट चली है, तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए हम 20 को क्या कर देंगे, 0.5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। इसलिए घंटे की सुई है, इसका कोण कितना हो जाएगा, तो 210 प्लस 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 220 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों सुइयों का अंतर कितना होगा, तो 220 तो घंटे की सुई का है और 120 है ये मिनट की सुई का है, तो इनका अंतर हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 360 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी। आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है 20% की वृद्धि करने पर, यानी कि 120 बराबर कितना होगा, 360। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 360 गुणा 100 बटे 120, ये इससे कटेगा, ये 3 बार भाग जाएगा, कितना हो जाएगा, 300। तो मूल संख्या कितनी होगी, 300। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य कितना होगा। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
20% लाभ पर 720 में बेचा गया, यानी कि 120% बराबर कितना है, 720 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 720 इंटू 100/120, ये कट जाएगा इससे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो कितना हो जाएगा 6। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 8,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। आपको साधारण ब्याज पूछा गया तो सिंपल है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन हमें दे रखा 8,000, दर हमारी 7.5% की है और समय है 3 वर्ष का, बट्टे 100। तो ये पॉइंट हट के नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बिंदु से 3 बिंदु गई, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1800। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि कितनी होगी। हमें कुल राशि पूछी है कि कितनी होगी। मूलधन हमें दिया है 10,000, 2 वर्षों के लिए दर कितनी है, 10% है। सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मूलधन लिखना है, उसके बाद 10% की ब्याज की दर है, इसलिए हमें ऊपर 110 लिखना है, नीचे 100 लिखना है। अगर यहाँ पे 20 होती तो हम 120 लिखते, अगर 30 होती तो 130 लिखते। 2 वर्षों के लिए पूछा है तो 2 बार लिखेंगे, अगर 3 वर्षों के लिए पूछते तो 3 बार लिखेंगे। अब इसको स्वैप करते हैं, 2 बिंदु से ये 2 बिंदु, यहाँ से ये 2, 110 को 110 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12,100। तो राशि कितनी हो जाएगी, 12,100। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या 18 के स्थान पर 34 कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। हमें नया औसत पूछा है। सबसे पहले 8 अंकों का औसत कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 24 कितना हो जाएगा योग, 192 हो जाएगा। अब एक संख्या 18 की जगह 34 हो गई है, यानी संख्या कितनी बड़ी है, तो 34 में से क्या घटा देंगे हम, 18 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो कितनी बड़ी है, 16 बड़ी है। तो 8 संख्याओं का जो औसत था, अब उसकी जगह अगर हम नया औसत निकालना है तो इसके कुल योग में कितना जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 192 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 208 हो जाएगा। अगर हमारे पास अब कुल योग 208 है तो 8 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 208 में 8 का भाग दे देंगे तो ये कितना बचेगा, 26। तो नई संख्या कितनी आ जाएगी, 26। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें बताना है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में वो कार्य पूरा करेंगे। अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12। ठीक उसी प्रकार बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये एक दिन में करेगा 1/18। दोनों का पूछा है हमें कुल कितने दिनों में करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, तो इनका एलसीएम होगा 36। 12 को 36 में भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक उसी प्रकार 18 36 में 18 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 2। ये कितना हो जाएगा, 5/36। अर्थात दोनों मिलकर एक दिन में 5/36 कार्य करते हैं। पूरा काम करने के लिए 36 में क्या दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 7 सही 1/5। तो वो दोनों 7 सही 1/5 दिन लेंगे किसी कार्य को पूरा करने में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। वह 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में जो समय है किसमें दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, और दूरी भी मीटर में है, इसलिए हमें गति है इसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 72 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर सेकंड। अब हम दूरी निकाल लेंगे कि ट्रेन कितनी दूरी तय करती है। दूरी का सूत्र क्या होता है,
चाल गुणा समय, चाल कितनी है 20 और समय कितना है यहाँ पर 20, तो क्या हो जाएगा 400 मीटर। कितनी दूरी करती है, तो 400 मीटर दूरी तय करती है प्लेटफॉर्म को पार करने में। अब देखो, जब ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सिर्फ वो 250 मीटर तय नहीं करती है, बल्कि अपनी लंबाई भी वह तय करती है। तो 400 मीटर में से हम 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कितना बचेगा 150, ये क्या हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, हमें वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो पिता की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 गुनी बताइए तो ये 4x हो जाएगी। अब हमें 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो हमें वर्तमान में x माना है और 5 वर्ष बाद पूछा है तो प्लस 5 कर देंगे। ठीक उसी प्रकार पिता की हमने वर्तमान आयु कितनी होगी, यहाँ पे 4x प्लस में इसमें 5 कर देंगे। अब देखो, प्रश्न कहता है कि 5 साल बाद पिता की उम्र है, ये कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 4x प्लस 5 बराबर कितनी होगी 3 गुनी होगी, इसलिए हम 3 से इसको गुना कर देंगे पुत्र की आयु को। सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे, 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 15। अब x को एक साइड रखते हैं और नॉर्मल संख्या को एक साइड, तो 4x इसको यहाँ लाएंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 15 और माइनस इसको वहाँ करेंगे तो 5 हो जाएगा। 4x में से 3x गया तो x बचेगा और 15 में से 5 गया 10 बचेगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर कितनी हो जाएगी 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 10 वर्ष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक बार 5 शेष बचे। हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 12, 15 और 20 का भाग देने पर हर बार 5 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। आप ये निकाल कर देख लेना, इनका एलसीएम होगा 60। शेष कितना बचता है 5 बचता है, इसलिए हम क्या कर देंगे इसमें 5 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 65। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65। इस 65 की जांच भी कर सकते हो आप। 65 में 12 का भाग देना कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक उसी प्रकार 65 में 15 का भाग देने पर भी 5 बचता है और 20 का भाग देने पर भी 5 बचता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट containing an error. Neither of the two boys have completed his homework properly. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट में एरर यानी कि गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव कंप्लीटेड। क्यों है, क्योंकि एग्जाम में ये नाइदर है, इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैव नहीं आता है, क्या आता है जाता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा है जाएगा न कि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लिव्स, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट या लेफ्ट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैड लेफ्ट। क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस में 2 घटनाएं दी हुई है। पहले क्या है, ट्रेन चली गई, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई, हम स्टेशन पहुंचे। दूसरी क्या है, हम स्टेशन पहुंचे। जब पास्ट में 2 घटनाएं हो और एक घटना दूसरी घटना से पहले ही हो चुकी है तो पहले वाली घटना के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट लगते हैं, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव सेंटेंस है, और एक्टिव सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है, पीपल स्पीक इंग्लिश। यहाँ पीपल है, ये काम करने वाला है, जबकि इंग्लिश है पर काम हो रहा है। ये जो सेंटेंस है ये किस में है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हमेशा कैसे बनता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आएगा, और स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो ये आई किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ही में। और रिपोर्टिंग वर्ब सेड किस में है, तो ये पास्ट टेंस में है, इसलिए आई एम फीलिंग है, ये किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा वाज फीलिंग में। तो ये क्या बन जाएगा, ही सेड। ही सेड इनको जोड़ने के लिए दैट लगता है, ही वाज फीलिंग टायर्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सोलेट। आपको ऑब्सोलेट का नियरेस्ट यानी कि नज़दीकी अर्थ बताना है कि क्या होगा। ऑब्सोलेट का अर्थ होता है जो अब कभी इस्तेमाल में नहीं हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटडेटेड। आउटडेटेड का अर्थ होता है पुराना, यानी कि जो अभी इस्तेमाल में ना हो। ऑब्सोलेट का भी अर्थ होता है पुराना या जो अभी इस्तेमाल में ना हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वन हुज नोज एंड स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति कई भाषाएं जानता और बोलता हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे पॉलीग्लॉट। जो व्यक्ति कई भाषाओं को जानता और बोलता है उसे हम कहेंगे पॉलीग्लॉट। तो इस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर 2018 फॉर फ्रॉम सिंस या बाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंस। सिंस क्यों होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित समय के लिए किया जाता है। यहाँ पर 2018 दे रखा है जो कि निश्चित समय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ आई यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर एम वाज वर हैड बीन। देखो इस सेंटेंस का अर्थ होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। यह वास्तविक स्थिति नहीं है बल्कि क्या है, कल्पना कर रहे हैं। ऐसे अनरियल अनरियल कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें इफ आई वर यू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या आएगा, वर आएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अनल, पावक, वही या पई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पई। अनल, पावक और वही ये सभी अग्नि के पर्यायवाची है। पई किसका है, तो ये जल का है और दूध का है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम शब्द है विकास, अपकर्ष, प्रगति या उन्नति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपकर्ष। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है, उन्नति, विकास। ये विकास, प्रगति, उन्नति ये सभी उत्कर्ष के क्या है, समानार्थी शब्द है। जबकि अपकर्ष है इसका विलोम है। अपकर्ष का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गिरावट या अवनति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जो कभी नष्ट न हो के लिए एक शब्द अमर, अविनाशी, अजर या शाश्वत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महेश शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दृक् संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुण संधि। महेश में गुण संधि है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईस। इसका सही संधि विच्छेद होगा महा से निकलेगा आ और ईस से निकलेगा ई। आ और ई जब मिलते हैं क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी षष्ठी तत्पुरुष। राजपुत्र का सही समास विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र, इसका सही समास विग्रह होगा और इसमें तत्पुरुष समास है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, नाकों से नहीं चबाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत स्वादिष्ट भोजन करना, बहुत परेशान करना, बहुत कठिनाई में डालना, शीघ्रता से कार्य करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत कठिनाई में डालना। नाकों से नहीं चबाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों के दोष खोजता रहता है के लिए उपयुक्त एक शब्द, यानी कि जो दूसरों में दोष खोजता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? आत्मज्ञानी का, छिंद्रावनेशी, मितभाषी या कर्तधन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छिंद्रावनेशी। जो सिर्फ दूसरों में दोष खोजता है उसको हम कहेंगे छिंद्रावनेशी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्यतः कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी तंत्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम है ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसीलिए राइबोसोम को कोशिकाओं का सत्याग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में निम्न में से कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन डी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य है ये विटामिन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है। इसीलिए रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार ग्रेमिट निर्माण के समय दोनों एलिस साथ रहते हैं, एलिस अलग अलग हो जाते हैं, केवल डोमिनेट एलिस नष्ट होता है या केवल रिसेसिव एलिस नष्ट होता है? तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिस है ये अलग अलग हो जाते हैं। पृथक्करण का अर्थ ही होता है अलग अलग होना। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग है ये 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या आदि? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 गुनी। यदि किसी वस्तु का वेग है ये 2 गुना कर दिया जाता है तो उसमें मौजूद गतिज ऊर्जा है ये कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाए, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो, आपतन कोण हमेशा 0 डिग्री हो, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश है ये सघन से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण है ये क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH 3 है, उसका pH 5 वाले विलयन की तुलना में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी अधिक होगी? 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 गुना। किसी विलयन का pH 3 है और उसका pH 5 वाले विलयन की तुलना में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ये 100 गुना अधिक होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्तन का प्रभाव सामान्यतः किस स्तर पर सबसे अधिक होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीर्ष उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन है ये
शीर्ष उपभोक्ता के स्तर पर सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 12 मिनट 30 सेकेंड या 15 मिनट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब सीपीयू बहुत तेज हो, जब दो या अधिक प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स का इंतजार करती रहे, जब रैम खाली हो, जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब दो या अधिक प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स का इंतजार करती है तब डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर डाटा को सेगमेंट्स में विभाजित करने के लिए जानी जाती है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर या डाटा लिंक लेयर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये डाटा को सेगमेंट्स में विभाजित करने के लिए जानी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या है? डाटा को इनक्रिप्ट करना, प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करना, डाटाबेस को डिलीट करना या केवल डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड बनाना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करना प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस में कुल कितने बिट्स होते हैं? 16, 32, 64 या 128? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 बिट्स। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फॉर एड्रेस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को धोखे से नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से उसकी पासवर्ड या बैंकिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेरित करना कहलाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को धोखे से नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से उसके पासवर्ड और बैंकिंग इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, जिसको फिशिंग कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जल राशि है? 14 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी कि पृथक करने वाली जल राशि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस में स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या दक्षिणी चीन सागर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। लक्षद्वीप है, यह अरब सागर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट या नंदा देवी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चा, नंदा देवी। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी है, यह नंदा देवी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है 8,481 मीटर, 8,153 मीटर, 8,078 मीटर या 8,167 मीटर?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8,167 मीटर धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। पहला कथन है, मंजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। मंजरा है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दूसरा है, कोयना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो ये गलत है। कोयना नदी है ये नर्मदा की नहीं, ये कृष्णा की सहायक नदी है। अगला है, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। भीमा नदी ये कृष्णा की ही सहायक नदी है। अगला है, भवानी नदी ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल है? पुलिस, लोक स्वास्थ्य, रक्षा या कृषि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा। रक्षा है ये संघ सूची का विषय है और सूचियां हैं ये संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर अधिकार है कानून बनाने का, वो केंद्र का है, जबकि राज्य सूची पर अधिकार है राज्य का। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत ये वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अपराधों के संबंध में संरक्षण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। धन विधेयक ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, तो ये भी गलत है। जब राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जाएगा तो वो उसको अस्वीकार कैसे करेगी? तीसरा है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, तो ये भी गलत है। धन विधेयक को पेश करने के लिए लोकसभा में उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मामले में किया गया था? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनारवा मिल्स मामला या शंकरी प्रसाद मामला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला। इस मामले में कहा गया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों के तीनों संवैधानिक निकाय हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है ये संविधान में किया गया है, जबकि नीति आयोग का कोई भी वर्णन संविधान में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस नहीं करती है तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है या लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। राज्यसभा में अगर किसी धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो वह धन विधेयक है दोनों सदनों में पारित माना जाता है। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस घोषणा द्वारा प्रमुखता मिली? जिनेवा घोषणा, अल्मा अता घोषणा, रियो घोषणा या दिल्ली घोषणा? तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अल्मा अता घोषणा के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता मिली थी। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन से मिशन शामिल हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, NRHM। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और NUHM, दोनों NUHM की क्या हो गए? नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तजनित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया है ये वेक्टर जनित रोग है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में IMR का संबंध किससे है? मात्र मृत्यु दर से, शिशु मृत्यु दर से, जन्म दर से या कुल प्रजनन दर से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर से। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में IMR क्या है? शिशु मृत्यु दर से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में से एक है? केवल दर्द निवारक दवाइयों का प्रयोग, टीकाकरण, केवल व्यायाम या केवल पौष्टिक भोजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीकाकरण। टीकाकरण है ये संचारी रोग कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, उनको नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी सार्वजनिक उपाय है टीकाकरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सिंबेक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और वियतनाम के बीच, भारत और कंबोडिया के बीच या भारत और इंडोनेशिया के बीच? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और कंबोडिया के बीच सिंबेक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या खेल मंत्रालय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? साजन प्रकाश, ईशांक सिंह,
वीर धवल खाड़े या नीरज चोपड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईशांक सिंह। ईशांक सिंह है पाकजल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेड्रिड ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर खिताब जीता? जेनिक सिनर ने, कार्लोस अल्काराज ने, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनिक सिनर ने मेड्रिड ओपन 2026 का खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 151वां, 157वां, 180वां या 120वां? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 157वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है ये 157वां है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा सोने चांदी का जगन्नाथ रथ किसने तैयार किया? डॉक्टर इकबाल सक्का ने, डॉक्टर लक्ष्मण व्यास ने, राजीव भारद्वाज ने या अशोक गहलोत ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर इकबाल सक्का ने विश्व का सबसे छोटा सोने चांदी का जगन्नाथ रथ तैयार किया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद में सामाजिक सेवा, युवा सशक्तिकरण एवं जनहित में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया? वैभव सूर्यवंशी को, प्रथम भल्ला को, यशवीर सिंह को, तेजस्वी गहलोत को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम भल्ला को। ब्रिटेन की संसद में सामाजिक सेवा, युवा सशक्तिकरण एवं जनहित में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम भल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किशोरियों एवं बालिकाओं में एनीमिया को कम करने हेतु रोहिणी अभियान किस जिले में शुरू किया गया? ब्यावर में, राजसमंद, सिरोही या टोंक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरोही में। रोहिणी अभियान क्या है? ये किशोरियों एवं बालिकाओं में एनीमिया की कमी हेतु चलाया गया एक अभियान है। ये कहाँ पे चलाया गया रोहिणी अभियान? तो ये सिरोही में चलाया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में, भुवनेश्वर ओडिशा में, भोपाल मध्य प्रदेश में या पटना बिहार में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर ओडिशा में 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा? अग्रणी राज्य, लीडर स्टेट, देश में 10वां स्थान, अग्रणी राज्य लीड स्टेट, देश में 8वां स्थान, उभरता राज्य देश में 10वां स्थान, अग्रणी राज्य देश में 5वां स्थान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रणी राज्य लीड स्टेट देश में 10वां स्थान। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। आपको याद रखना है राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें 10वां स्थान है अग्रणी राज्य में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।